जलेबी और रबड़ी की ठेली देखते ही नीलम का मन ललचाने लगा था। अजीत, गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको, वो बच्चों की तरह मचलने लगी। जबकि उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अजीत गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया था और उसने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि और भी स्पीड से गाड़ी भगा ले गया। और अब जलेबी का ठेला पीछे छूट जाने पर नीलम मुंह बिसूर कर दोनों हाथ बांधकर बच्चों की तरह नाराज होकर बैठ गई थी। अजीत ने गहरी सांस ली। वो इस लड़की से परेशान हो चुका था, लेकिन अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आती थी। नीलम, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, अपना ये मोटापा कम करो और ये बेकार की चीज़ें खाना बंद कर दो, वरना क्या? वो गुस्से से तिलमिलाती सीधी होकर बैठी थी। वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा और कभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा। मुझे ऐसी मोटी, हर तरफ से फैली हुई पत्नी हरगिज भी नहीं चाहिए, बस। उसने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कह दी थी, जबकि नीलम उसे बस हैरत से देखती रह गई थी। तुम ऐसा कह रहे हो अजीत? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर मुझसे प्यार करते होते तो आज इतनी बड़ी बात न कहते और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को यूं इग्नोर न करते। अब तुम्हें मेरा मोटापा नजर आता है, पहले तो मेरा मोटापा नजर नहीं आता था, अब अचानक से क्यों नजर आने लगा? तुम बदल गए हो अजीत। वो गुस्से से मुंह फुलाकर खिड़की की तरफ देखने लगी, जबकि अजीत एक गहरा सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तुम पहले इतनी मोटी नहीं थी नीलम। हाँ, पहले तुम्हारा वजूद भरा भरा था जो तुम्हें और भी खूबसूरत बनाता था। उस वक्त तुम्हारा शरीर सुडौल हुआ करता था, लेकिन देखो अब हर तरफ से फैलने लगा है। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? मोटापे की वजह से तुम्हारी ये खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें अब छोटी छोटी लगने लगी हैं। चलती हो तो ऐसा लगता है कोई बुलडोजर चला आ रहा है। वो उसके मोटापे को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता रहा था, क्योंकि वो उसे डराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। और वैसे ये झूठ भी नहीं था, पहले से नीलम का वजन काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन वो अपनी लालची तबीयत का क्या करती? वो बिना खाए पिए रह ही नहीं सकती थी। और सबसे बड़ा हाथ तो अजीत का ही था उसका वजन बढ़ाने में, वरना उसकी इतनी औकात कहाँ थी कि वो इस तरह खाने पीने के अपने शौक को पूरा करती। वो एक गरीब घराने से संबंध रखती थी और अजीत एक अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखता था। एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी मुलाकात 20 साल की नीलम से एक अस्पताल में हुई थी, जब वो अपनी माँ को दिखाने गई थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी तौर नीलम का नंबर आना मुमकिन नहीं था। ऊपर से डॉक्टर पिछले 10 मिनट से किसी भी मरीज को अंदर नहीं बुला रहा था और बस यहीं पर नीलम का सब्र जवाब दे गया था। वो गुस्से से तन फन करती डॉक्टर के केबिन में चली आई थी, जहां डॉक्टर अपने दोस्त अजीत के साथ बैठा चाय ब्रेक ले रहा था। और नीलम ने आओ देखा न ताओ बेभाव की डॉक्टर को सुनाना शुरू कर दी। गुस्से के मारे नीलम का हल्का गेहुआ रंग लाल पड़ने लगा था। बड़ी बड़ी आंखें गुस्से की तेजी से और भी बड़ी होने लगी थीं। अजीत कितनी ही देर तक उस लाल मिर्च जैसी तीखी लड़की को देखता रह गया। वहीं से वो उस लड़की के जादू भरे खूबसूरत नैनों में डूब गया था। उसकी ये तेज तर्रारी, उसका ये तीखापन उसे पसंद आया था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होने लगी और वो नीलम के प्यार में सर से लेकर पैर तक डूब चुका था। वही नीलम जो एक गरीब घराने की हर चीज को तरसी हुई लड़की थी, जब उसकी दोस्ती अजीत से हुई तो वो अपने शौक पूरे करने लगी। जिस भी चीज का मन होता वही खाने की जिद लेकर बैठ जाती। शुरू शुरू में अजीत उसके हर शौक को पूरा करता था, लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 6 महीने में ही नीलम का वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पहले जो उसका भरा भरा शरीर देखकर अजीत बहकने लगता था, अब उसे उसका वजूद खटकने लगा था। वो उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश करता कि नीलम, वजन कम करो, तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो। और अभी जब उसने जलेबी खाने की जिद की तो अजीत को गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में ऐसी बात बोल दी जो सीधा नीलम के दिल पर जाकर लगी थी। हालांकि अजीत कभी उसे अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। वो उसके दिल के बेहद करीब थी, उससे वो बहुत मोहब्बत करता था। गाड़ी रोको, नीलम ने गुस्से से कहा। लेकिन क्यों? अभी तो तुम्हारा घर दूर है। मैं रिक्शे से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। एक पल में ही तुमने मुझे पराया कर दिया अजीत। खुद की जिंदगी से बेदखल करने की बात कह दी। अभी ये हाल है, जब मैं तुमसे शादी कर लूंगी तब तो तुम मुझे बिल्कुल ही घास नहीं डालोगे। हमेशा की कम अकल मासूम नीलम अजीत की जरा सी बात का बतंगड़ बना गई थी। उसके हाथ में उसका बैग था जिसमें उसकी सीवी थी। अजीत उसे अपनी कंपनी में लेकर गया था। उसने सोचा था कोई छोटी मोटी जॉब अगर नीलम की लग जाती है तो उसके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे और वो भी कुछ दुनियादारी को सीखने लगेगी, वरना वो बहुत ही मासूम थी, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती थी
दुनियादारी की चालबाजियों से बिल्कुल बेखबर। लेकिन अजीत की एक बात से बुरा मानकर अब वो रास्ते में ही उतर चुकी थी। अजीत ने भी एक गहरा सांस लिया और ये सोचकर खामोश हो गया कि वो कल तक नीलम को मना लेगा। लेकिन नीलम इस बात को ज़्यादा ही दिल पर ले गई थी। उसने हमेशा अजीत के मुंह से प्यार भरी बातें सुनी थीं, आगे आने वाली जिंदगी के सपने सजाए थे। आज उसने पहली बार उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करने की बात कही थी और नीलम हमेशा की जज्बाती लड़की जज्बात में बह गई थी। अजीत, तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। ठीक है, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तुम्हें मेरी कद्र महसूस होगी। ये सोचते ही उसके कदम खुद ब खुद ब्रिज की तरफ बढ़ने लगे थे। वो एक खतरनाक इरादा कर चुकी थी, अपनी नादानी में एक बड़ा कदम उठाने जा रही थी। और अब ब्रिज पर खड़ी वो लड़की खामोशी से नीचे बहती नदी को देख रही थी। हल्की हल्की हवाएं उसके बालों के साथ खेल रही थीं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। आंखों में आंसू थे और आंसुओं के पीछे गहरी मायूसी छुपी हुई थी। उसे हर चीज से नफरत हो चुकी थी। उसके हाथ में जो काले रंग का बैग था, उसने नफरत और गुस्से से उस बैग को देखा और अगले ही पल वो बैग पानी में फेंक दिया। एक जोरदार छपा की आवाज हुई थी। वो फैसला कर चुकी थी, आज के बाद उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, न अपनी जिंदगी की, न इस बेदर्द जिंदगी से जुड़े दर्द की। उसके आंसू गालों पर बहने लगे थे। अजीत, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, जैसे पानी की गहराई उसे अपनी ओर खींच रही हो। एक कदम, फिर दूसरा, मगर जैसे ही उसने छलांग लगाने के लिए हल्का सा झुकाव लिया, एक मजबूत हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसके पेट के आसपास तेजी से लिपट गया। क्या कर रही हो? एक गहरी जादू भरी मगर धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। वो चौंक गई, मगर फिर फौरन खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ दो मुझे, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें क्या लेना देना इस बात से? उसने बेबसी और गुस्से से कहा। मगर वो इंसान जो अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था, एक पल को भी आजाद करने के लिए तैयार नहीं था। मैं छोड़ दूं ताकि तुम सीधा मौत के हवाले हो जाओ? मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। शुभम की पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी, जबकि नीलम तड़प रही थी। उसकी आंखों में डर था, बेबसी थी, साथ ही गुस्सा भी। ये मेरी जिंदगी है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? शुभम ने गहरी सांस ली, जैसे अपनी बेबसी को, अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रहा हो। हाँ, ये तुम्हारी जिंदगी है, मगर इस पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारी माँ का भी हक है, तुम्हारे पापा का भी हक है, तुम्हारे भाई बहन का भी हक है, और अगर कोई ना भी हो तो तुम्हारी सांसों पर तुम्हारा खुद का हक है। तुम इन्हें यूँ बेमौल ख़त्म कर दोगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। नीलम की आंखों में आंसू भरने लगे। नहीं, मुझे मर जाने दो। मैं किसी की कुछ नहीं हूँ, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं। ये फैसला तुम्हें करने का कोई हक नहीं, समझी? शुभम ने उसे सख्ती से घूरा। मरने के हजार बहाने हैं, मगर जीने के लिए सिर्फ एक उम्मीद चाहिए, और मैं तुम्हें वो उम्मीद दूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। नीलम ने एक झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो बेबस थी। वो लड़खड़ाई, मगर वो उसे थाम न लेता तो शायद वो नीचे गिर जाती। बस चलो यहाँ से, शुभम ने धीरे से कहा, मगर उसकी पकड़ में जरा भी नरमी न आई थी। उसके हाथ और पांव सुन्न हो रहे थे, मगर उसका दिल अब भी धड़क रहा था। एक हाथ से शुभम ने उसकी कमर को जकड़ा हुआ था और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाह कर भी खुद को छुड़ा ना पाई। मुझे छोड़े, मुझे नहीं जीना, उसने गुस्से से चीख कर कहा, जबकि शुभम की पकड़ और भी मजबूत हुई थी। नीलम के आंसू और भी तेजी से बहने लगे। तुम होते कौन हो और क्यों रोका मुझे? जबकि शुभम ने एक पल को उसकी बेबस आंखों में झांका और ठंडे अंदाज में बोला, मैं पुलिस अफसर हूँ, एसपी शुभम राजपूत, और मेरा फर्ज है किसी को यूं मरने न दूं। नीलम ने खुद को उसकी मजबूत पकड़ से छुड़ाने की एक और कोशिश की, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिल सकी। मुझे नहीं जीना, उसने चीखते हुए कहा। चुप हो जाओ, शोर मचाने की जरूरत नहीं। मैं करूंगी शोर, सबको बताऊंगी कि तुम मुझे जबरदस्ती रोके हुए हो, वो चिल्लाई, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो कि कोई आकर मुझे छुड़ा ले। जबकि शुभम के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी, मगर उसकी पकड़ अब भी वैसी ही थी। शोर करो शोर, मैं एक पुलिस वाला हूँ, आराम से सबको डील कर लूंगा। वैसे आखिर मरना क्यों चाहती हो, क्या वजह है? नीलम ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर पहले जो कदम वो गुस्से से उठाने वाली थी, अब अपने ही किए पर पछताने लगी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसे गुस्सा जल्दी आता था। मेरा बैग भी पानी में चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सामान, मेरा फ्यूचर, सब कुछ ख़त्म हो गया, और अब मैं भी जाना चाहती थी, मगर तुमने मुझे रोक लिया। अब मैं दोबारा से सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। अब कोई फ़ायदा नहीं जिंदा रहने का। शुभम के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपनी सांस काबू में करने की कोशिश की और नरम अंदाज में बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब दिला दूंगा। नीलम ने ना में सर हिलाया। उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे, आंखें लाल हो चुकी थीं।
नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सुकून चाहिए। शुभम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और सख्ती से बोला, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ये काम नहीं करने दूंगा, समझी? शुभम ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। नीलम कुछ देर खामोश रही, मगर जैसे ही उसने पलटने की कोशिश की, उसके कदम डगमगा गए और वो रोते हुए अचानक शुभम के सीने से लग गई और बिलखने लगी, जैसे सारी दुनिया के खिलाफ अपनी बेबसी का ऐलान कर रही हो। शुभम ने धीरे से उसे अपने सीने में भींच लिया। वो कुछ ही पलों में एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान तैयार कर चुका था। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई थी, जिसे उसने जल्दी ही होंठ भींचकर छुपा लिया था। वो जो करना चाहता था, उसकी भनक वो नीलम को पढ़ने भी नहीं देना चाहता था। वो चंद पल खामोशी से खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, चलो। नीलम ने फिर कुछ बहस नहीं की, वो उसके साथ कदम आगे बढ़ाने लगी। शुभम ने सावधानी से उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचाया, दरवाजा खोला और धीरे से अंदर बिठा दिया। नीलम अब भी रो रही थी। गाड़ी में एक गहरी खामोशी थी, सिर्फ नीलम के सिसकने की आवाजें थीं जो कभी कभी गाड़ी में गूंज रही थीं। शुभम ने एक नज़र उस पर डाली, उसकी लाल भीगी आंखें, कांपते नरम होंठ। वो क्यों ये पाप करना चाहती थी? नीलम ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे सब कुछ याद आ गया और फिर जख्म फिर से हरा हो गया। वो अचानक बोली, क्या मोहब्बत करना पाप है? शुभम सर घुमाकर उसे देखने लगा। आंखों में एक उम्मीद की किरण एक चमक से उभर रही थी, मगर वो कुछ भी कहने से खुद को रोके हुए था। उसको एक नज़र देखते हुए बोला, नहीं, मोहब्बत पाप नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। तुम मोहब्बत को पाप क्यों बोल रही हो? जबकि नीलम ने एक सिसकी ली थी, फिर बहुत ही दुखी अंदाज में बोली, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। वो बोलते बोलते रुक गई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। मगर आज उसने साफ कह दिया कि अगर मैंने अपना वजन कम नहीं किया तो वो मुझे छोड़ देगा। शुभम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर गौर से उसके चेहरे के हाव भाव जांचने लगा। मैं जानती हूँ मैं कभी अपना वजन कम नहीं कर सकती। मैं पहले भी कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, मगर कुछ भी नहीं हुआ। नीलम की आंखों में बहुत बेबसी थी। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मगर वो मेरे जरा से मोटापे को सहन नहीं कर सकता। क्या उसके लिए मैं काफ़ी नहीं थी? शुभम कुछ पल खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। उसकी नज़रें नीलम के चेहरे पर थीं, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा राज हो। नहीं तो तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही। नीलम ने चौंक कर उसे देखा, जैसे उसने सुनने में गलती कर दी हो। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? शुभम ने कंधे उचकाए। हाँ, वो लड़का तुम्हें ये कहकर गया कि तुम अच्छी नहीं दिखती, तो वो लड़का बेवकूफ़ है। जबकि नीलम ने अफसोस से सर झुका लिया। हाँ, उसने कहा था अगर मैं पतली नहीं हो सकती तो वो मेरे साथ नहीं रह सकता। शुभम ने कह कहा लगाया, जैसे ये सब मजाक हो। नीलम ने हैरत से उसकी ओर देखा, मगर वो अब भी हंस रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है। शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो नीलम, भरे भरे जिस्म की औरतें, लड़कियां तो मर्दों को बहुत पसंद आती हैं, खास करके दो मर्दों को। नीलम ने हैरानी से उसे देखा। कौन दो मर्द? एक तो समझदार और दूसरा मैं। नीलम ने अचानक चौंक कर उसे देखा और फिर हंस पड़ी, मगर उसके आंसू अब भी गालों पर थे, जैसे खुशी और गम के बीच गुम हो गई हो। शुभम ने उसे गौर से देखा। वैसे मैं तुम्हें कैसा लगा नीलम? नीलम उसकी बात पर शर्मा गई। ये कैसा सवाल हुआ? उसने नजरें झुका लीं। शुभम ने बड़ी गहरी नज़र से उसे देखा था। तुम अच्छे हो, देखने में भी और नेचर के भी। शुभम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई, जैसे वो यही जवाब सुनना चाहता था। तो फिर क्या? नीलम ने उलझकर उसे देखा। शुभम ने बहुत ही सीरियस होते हुए जवाब दिया, शादी कर लो मुझसे। नीलम के चेहरे पर हैरत जम गई। उसने आंखें फैलाकर उसे देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब हकीकत है। अजीत का नाम उसके दिमाग से एक पल में मिट चुका था। शायद गुस्से की परत कुछ ज़्यादा ही मोटी जम चुकी थी कि अजीत का नाम धुंधलाने लगा था, या फिर वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी और उस बेवकूफ़ी के चलते उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। अभी तो सिर्फ उसके सामने एसपी शुभम राजपूत था, जो खूबसूरती और दबदबे का मुंह बोलता सबूत था। उसने नजरें झुका लीं और उंगलियां मरोड़ते हुए बस इतनी बोली, इस बारे में आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। शुभम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी माँ से ही बात कर लूँगा। नीलम ने झिझकते हुए अपना एड्रेस बताया, जो बहुत ही गरीब इलाके का था। शुभम ने हल्के से सर हिलाया, जैसे कोई बड़ा फैसला कर चुका हो। फिर वो एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे दूसरे हाथ से नीलम की आंखों के आंसू साफ करते हुए बोला, अब आंसू नहीं दिखना चाहिए मुझे, समझी? उसके हाथ का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस करके वो बुरी तरह कांप उठी थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हाँ में हिला दिया,
जैसे पहली बार जिंदगी ने उसके लिए कोई अच्छा फैसला किया हो। किस भूल में थे अजीत, देखा तुमने, मुझे तुमसे भी ज्यादा अमीर, रौब, दबदबे वाला और प्यार करने वाला साथी मिल गया है। अब तुम अपने कहे पर पछताओगे, मुझसे माफी मांगोगे, और तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो इतराकर सोचती हुई मन ही मन खुश हो रही थी, मगर वो हैरान भी थी कि ये इंसान एकदम से मिला और फिर अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उसे खूबसूरत भी बोल रहा था। हालांकि दुनिया तो उसे सिर्फ और सिर्फ मोटे होने का ताना ही देती थी, मगर ये तो उसे खुद ही बोल रहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मर्दों को भरे भरे जिस्म की औरतें पसंद आती हैं। ये ख्याल आते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। गाड़ी एक झटके से रुकी। शुभम ने नजरें घुमाकर गाड़ी के बाहर के मंजर को देखा। सड़क पर टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे, किनारे पर गंदा पानी जमा था, आसपास छोटे छोटे घर थे, कुछ खस्ता हाल, कुछ ताजा सफेदी किए हुए। गली के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। अपने घर के पास पहुंचकर नीलम ने गाड़ी रोकने के लिए कहा और उस घर को देखकर शुभम एक गहरा सांस लेकर रह गया था। वो घर अपनी कहानी खुद बता रहा था। पुराना सा लकड़ी का दरवाजा जो शायद कई सालों से उस दीवार पर टंगा हुआ था और अब गिरने की हालत में हो गया था। दीवारों से पेंट उखड़कर उसकी ईंटें तक दिखने लगी थी। नीलम ने पल भर को उसकी आंखों में झांक कर कुछ कहना चाहा, मगर फिर सर झुका लिया। तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। शुभम उसे दूर तक जाता देखता रहा, जैसे इस मंजर को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर रहा हो। शुभम ने गहरी सांस ली और गाड़ी के स्टीयरिंग पर उंगलियां मारने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कोई अंदर ही अंदर बहुत बड़ा फैसला कर चुका हो। और फिर उसने गाड़ी को मोड़ लिया। धूल मिट्टी से अटा हुआ रास्ता, टूटे हुए फुटपाथ और ये सफ़ेद दरवाजा, सब कुछ उसकी आंखों में बस कर रह गया था। मगर सबसे ज़्यादा वो भरे भरे जिस्म की लड़की, जिसको देखकर ही वो समझ गया था कि वो बहुत आसानी से अपने प्लान को कामयाब कर सकता था। उसका चेहरा ही इस बात की गवाही था कि वो लड़की बहुत नादान है, और ऐसे ही लड़की तो वो चाहता था जिसकी वजह से वो पल भर में फैसला ले चुका था कि अब वो अपने कदम पीछे नहीं करेगा। वो सरकारी नौकरी करता था, मगर उसके बावजूद इंसान जब पैसे की शक्ल देख ले तो इंसानियत भूल जाता है। ऐसा ही कुछ एसपी शुभम राजपूत करने वाला था। बरामदे में पुरानी चारपाई बिछी थी, जिस पर नीलम की माँ सरिता जी बैठी सब्जी काट रही थीं। पास ही एक टूटी हुई बाल्टी रखी थी जिसमें धुली हुई सब्जियां रखी थीं। चारपाई के बराबर में एक लकड़ी का छोटा सा स्टूल था, जिस पर नमक मिर्च के कुछ डिब्बे और एक पुरानी सी चाय की केतली रखी थी। नीलम ने जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसकी माँ ने तेज शब्दों में कहा, अब आई है तू? कहाँ मर गई थी? इतनी देर से कहाँ थी? नीलम ने बेबसी से सर झुका लिया। अजीत से मिलने गई थी, बताया तो था आपको, वो नौकरी दिलाने की बात कर रहा था। ये सुनकर उसकी माँ के हाथ वहीं रुक गए। चाकू की धार पर रखी सब्जी कटना भूल गई। उनकी नज़रें नीलम पर जमी थीं, जो अब बेबसी से अपनी चप्पल उतार रही थी। अजीत और नीलम की दोस्ती के बारे में सरिता जी अच्छे से जानती थीं, बल्कि उनके दिल को बड़ा सुकून था कि उनकी बेटी ने एक अच्छे लड़के को पसंद किया है, और जल्दी ही वो उसके हाथ पीले करके अजीत के साथ विदा करके उसके फर्ज से आज़ाद होना चाहती थी। ऐसा लड़का तो उन्हें अपनी गरीबी के हालात में कभी भी ना मिलता। वो तो किस्मत अच्छी थी नीलम की कि अजीत का दिल नीलम पर आ गया था। क्या कुछ बना? माँ की आवाज़ में वही शक्ति थी जो हमेशा से होती थी। नीलम का दिल जैसे फिर से भर आया। उसने अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़ा, आंखें भीग गईं। उसने कहा है कि अगर मैं अपना वजन कम नहीं कर सकती तो वो मुझे छोड़ देगा, और अब सच में वो मुझे छोड़ चुका है। सरिता जी ने झटके से सब्जी काटना छोड़ी और दोनों हाथ कमर पर रख लिए। हाय हाय नीलम, मैंने कितनी बार कहा था वजन कम कर ले, वरना ये लड़का तेरे हाथ से निकल जाएगा, मगर तेरी अकल में मेरी बातें कहाँ आती हैं। नीलम ने आंखें जोर से बंद कर लीं, जैसे वही पुरानी नसीहतें दोबारा सुनने का हौसला नहीं था। मम्मी बस कर दो ना, वो झुंझला गई। मैं बस कर दूं? मेरी बेटी को कोई यूँ धुतकार दे और मैं बस कर दूं? नीलम ने लंबी सांस ली, फिर अचानक सर उठाया, लापरवाही से बोली, लेकिन मम्मी, आज मेरी मुलाकात एसपी शुभम राजपूत से भी हुई है। ये सुनते ही सरिता जी का सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। उन्होंने फौरन नीलम को गौर से देखा। कौन शुभम? ये कहाँ से आ गया? नीलम ने खुद को ज़्यादा होशियार दिखाने की कोशिश की। मम्मी बहुत अमीर है, पुलिस में है, बहुत बड़ा अफसर, और कह रहा था मैं बहुत हसीन हूँ और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। वो बहुत ही मासूमियत से बोली थी, जबकि सरिता जी की आंखें हैरत से फैल गईं। सच में? और तूने क्या कहा? नीलम ने कंधे उचका दिए। मैंने कहा अगर मेरी माँ को पसंद आया तो ठीक, वरना मेरी तरफ से इनकार है। हो सकता है वो कल आए।
सरिता जी कुछ पल उसे हैरानी से देखती रहीं, फिर माथे पर हाथ मारकर बोली, भगवान जाने अब ये कहाँ से टपक पड़ा। रास्ते में मिला था, नीलम ने लापरवाही से जवाब दिया। बस बोलने लगा कि मैं उसे बहुत खूबसूरत लगी हूँ और मुझसे शादी करना चाहता है। सरिता जी ने गहरी सांस ली, फिर अचानक उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। चलो जो भी है, वो लड़का ना सही ये लड़का सही, चल आता है तो देख लूंगी। वो जैसे खुद से बात कर रही थी, फिर नीलम की तरफ मुड़ी। वैसे एक बात बड़ी हैरान कर देने वाली है, इतना अमीर लड़का तुझे अचानक कैसे मिल गया और तुझे शादी करने के लिए अचानक से राजी भी हो गया। देख ले, अगर झूठ हुआ तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अजीत का गम भुलाने के लिए मेरे दिमाग में फिजूल की बातें डालने की जरूरत नहीं। तुझे कितना समझाया था मैंने लड़की, अपना वजन कम कर ले, अमीर लड़का है हाथ से निकल जाएगा, मगर तू मेरी सुनती कहाँ है। जबकि नीलम ने खामोशी से नजरें झुका लीं। वो जानती थी ये सब बातें उसे सुननी ही थी, मगर फिर भी वो चुप रही और चुपचाप उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। अब उसे कल का इंतजार था। एक पल के लिए तो उसे भी ये सब कुछ एक सपने की तरह लगा था। अचानक से एक आदमी का आना और फिर अचानक उसकी तारीफ करके शादी की ऑफर कर देना कोई आम बात तो न थी, मगर अब वो सिर्फ इंतजार ही कर सकती थी। वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। छोटा सा कमरा था, दीवारों पर सीलन थी। एक साइड में एक पुरानी सी अलमारी रखी हुई थी जिसका दरवाज़ा टेढ़ा हो चुका था। बीच में पुराना मगर साफ सुथरा बिस्तर बिछा था जिस पर नीलम धप से बैठ गई। वो गहरी सांस लेते हुए छत को घूरने लगी। आज जो कुछ हुआ था उसे यकीन नहीं आ रहा था। सुबह तक वो अजीत के पीछे भाग रही थी, अब एक एसपी उसे शादी का कह रहा था। वाह नीलम, तेरी तो किस्मत चमक गई, उसने खुद से कहा और फिर धीरे से हंस पड़ी। कुछ पल वो यूं ही बैठी रही, फिर अचानक जैसे कोई ख्याल आया और तेजी से उठी। दीवार के साथ एक छोटा सा आईना लगा था जो इतना पुराना हो चुका था कि किनारे से धुंधला पड़ गया था। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। गेहुआ हल्का रंग, बड़ी बड़ी आंखें, भरे भरे गाल। वो खुद को गौर से देखने लगी, लेकिन एकदम मुस्कुरा दी। मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, वो खुश होकर बोली, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। जब मैं एक एसपी को पसंद आ सकती हूँ तो फिर मैं खूबसूरत ही हूँ। पता नहीं अजीत को क्या समस्या थी। उसने आईने में अपनी आंखों को गौर से देखा, जैसे वहाँ कोई जवाब तलाश कर रही हो। फिर वो थोड़ा सा घूमकर अपनी कमर की तरफ देखने लगी, कोशिश करने लगी जैसे अपने आप को जांच रही हो। भरा भरा जिस्म है तो क्या हुआ, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। मर्दों को वैसे भी ऐसी ही औरतें ज़्यादा पसंद होती हैं। अचानक ही वो खामोश हो गई। मैंने इतना समय अजीत के पीछे बर्बाद कर दिया जो एक बार भी ये ना कह सका कि मैं खूबसूरत हूँ, और शुभम ने तो पहले ही दिन कह दिया। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आई थी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कुछ भी हो जाए मैं उस एसपी से शादी करके रहूंगी, वो धीरे से बोली थी, जैसे अपनी आप से ही वादा कर रही हो। फिर वो आईने के सामने खड़ी खुद को काफ़ी देर तक देखती रही, जैसे अपने नए सपनों में खो गई हो। वो ऐसी ही थी, मासूम सी, थोड़ी सी मोहब्बत के बोल सुन लेने के बाद हर गम को भूल जाती थी। और आज जब एसपी ने उसे खूबसूरत कहा, उसके फिगर की तारीफ की, तो उसे बहुत अच्छा लगा था और वो फौरन ही उसके सपने सजाने शुरू कर चुकी थी। एकदम से वो चहकते हुए वापस बिस्तर पर बैठते हुए बोली थी, कितनी बड़ी गाड़ी थी उसकी, कितना खूबसूरत चेहरा था उसका। वाह नीलम, तेरे तो भाग ही जग गए हैं। सारी लड़कियां बस तेरे बारे में ही अब बात करेंगी, किस्मत हो तो मेरे जैसी। वो खुद ही खुद खुश हो रही थी, इस बात से अनजान कि आगे उसकी ज़िंदगी में कौन सा बड़ा तूफान आने वाला था। जिस एसपी के वो सपने सजा रही है वो असल में क्या चीज़ है। वो हंसती खेलती लड़की कितने बड़े तूफान में घिरने वाली है। नीलम के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो मोटी थी और उसका ये मोटापा उसको एक ऐसी तकलीफ भरी जिंदगी देने वाला था जिससे वो बिल्कुल ही अनजान थी। अगले दिन पूरे घर का मंजर बदल चुका था। घर सुबह सवेरे ही दोनों माँ बेटी ने मिलकर साफ सुथरा कर लिया था। बर्तन चमका दिए थे, सजावट भी कर ली थी। हालांकि घर सिर्फ एक कमरे का था, मगर आज वो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। कम से कम नीलम की नज़रों में वो महल जैसा ही हो गया था। नीलम बार बार आईने के सामने जाकर खुद को देखती, कभी बालों में हाथ फेरती, कभी दुपट्टे को सही करती। सरिता जी ने उसे कई बार घूरा, मगर वो आज बहुत खुश थी। 5 बजने आए हैं, पता नहीं आएगा या नहीं। नीलम ने हल्की सी बेचैनी से सोचा और दरवाजे की तरफ नजरें घुमा ली, लेकिन फिर ठीक 5 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नीलम का दिल जोर से धड़का, मगर वो अंदर कमरे में रही। उसकी माँ तेजी से बरामदे में आई और दरवाज़ा खोल दिया।
सामने वही शानदार पर्सनालिटी खड़ी थी, एसपी शुभम, अपनी वर्दी में, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी। वो दरवाजे पर खड़ा जैसे कुछ सोच रहा था कि क्या कहे। तुम कौन हो? नीलम की मां ने अनजान बनते हुए सवाल किया। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था। शुभम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कल आपकी बेटी से मुलाकात हुई थी, नीलम से। वो मुझे पसंद आई है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मेरी बात हो गई है उससे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अंदर आ जाऊं। दरवाजे पर खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। नीलम की मां ने एक नज़र उसकी वर्दी पर डाली, फिर दरवाजे से हटकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। शुभम अंदर आ गया और एक नज़र आसपास दौड़ाई। बरामदा सादा था मगर साफ सुथरा था। शुभम ने कहना शुरू किया कि मैं नीलम को अपनाना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में मुझे आपकी इजाज़त ज़रूरी है। नीलम की मां ने घबराहट के साथ उसकी तरफ देखा। वो आने के साथ ही रिश्ते की बात कर रहा था। उसके अंदाज से ये बात साफ झलक रही थी कि वो जल्द से जल्द अपनी बात को पूरी करना चाहता है। लेकिन सरिता जी थोड़ा घबरा गई थी। मगर बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? ये रिश्ते तो बड़े तय करते हैं ना। जब शुभम ने गहरी सांस ली, मेरे माँ बाप इस रिश्ते के खिलाफ होंगे क्योंकि मैं एक जमींदार घराने से संबंध रखता हूँ। हमारे यहाँ जमींदारों की शादियाँ गाँव की लड़कियों से ही कराई जाती हैं। मगर ये मैं फैसला खुद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको आखिर में बताना चाहता हूँ। अगर उन्हें अभी खबर हो गई तो वो ज़बरदस्ती मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। वो साफ दिली से बोला था। बात घुमाना उसे पसंद नहीं था। नीलम की माँ के चेहरे पर बेयकीनी के साए लहराने लगे। बेटा, ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। रिश्तेदारियाँ तो बड़े लोग ही तय करते हैं। मैं तुम्हारी बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन ख़ानदान वालों को भी जवाब देना होता है। तुमने तो आते ही रिश्ते की बात कर दी। न तुमने अपने ख़ानदान के बारे में बताया, न हमारे बारे में पूछा। हम तो बहुत गरीब हैं। शुभम ने फ़ौरन बात काट दी। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ नीलम चाहिए और कुछ नहीं। नीलम की माँ ने गौर से उसके चेहरे को देखा। कुछ था उसकी बातों में जो उन्हें हजम नहीं हो रहा था। वो बेचैनी से इधर उधर पहलू बदलने लगी। फिर अचानक बोली, अच्छा मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से अंदर चली गई। नीलम जो पहले ही कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी, फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। जैसे ही उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई, उसने बेचैनी से पूछा, मम्मी क्या हुआ? मगर सरिता जी खामोश रहीं। नीलम, मुझे ये लड़का ठीक नहीं लगता। वो बहुत ही परेशानी से बोली थी। नीलम जो पहले ही माँ की परेशान शक्ल देखकर घबरा चुकी थी, फौरन बोली, मम्मी अब ये क्या नई कहानी शुरू कर दी आपने? सरिता जी ने माथे पर हाथ फेरा जैसे कोई बोझ महसूस कर रही हो। नीलम, सच सच बता, ये लड़का कहाँ मिला था तुझे? इसके साथ तो कोई बड़ा नहीं आया। ऐसे रिश्ते नहीं किए जाते नीलम। मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। नीलम की आंखें हैरत से फैल गईं। फिर गुस्से से माथे पर बल डालकर बोली, क्या मतलब मम्मी, इनकार कर रही हो? आप ही तो कहती थी कोई अच्छा लड़का देख लो। अब जब मैंने देख लिया तो आपको नखरे सूझ रहे हैं। सरिता जी ने नाराजगी से बेटी की ओर देखा। बात नखरे की नहीं है नीलम। मैं माँ हूँ तेरी, तेरा भला बुरा देख सकती हूँ। ये लड़का मुझे सही नहीं लग रहा। वर्दी पहनी है तो क्या हुआ? जो इज्जतदार होते हैं वो अपनी माँ बहनों को साथ लाते हैं, अकेले नहीं आ जाते यूँ मुँह उठाकर अपना रिश्ता लेकर। नीलम ने अपनी माँ की बातों को झटक दिया। मम्मी आप बस बहम पाल रही हैं। ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। वो जमींदार है, अमीर है, मुझे पसंद करता है। आप यूं ही शक में पड़ गई हैं। वो खुद तो कह रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं। हम गरीब हैं, ऐसा कहाँ होता है मम्मी। किस्मत से आया है तो मौका हाथ से जाने न दें। सरिता जी ने बेयकीनी से बेटी को देखा, जैसे उसकी किसी बात पर यकीन न हो। मगर फिर नीलम की खुशी भरे अंदाज ने उनकी हिचकिचाहट कम कर दी। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है नीलम, शायद मुझे ही बहम हो गया है। नीलम फौरन खुश होकर बोली, हाँ हाँ मम्मी आप देखना वो कितना अच्छा है। सरिता जी ने बेदिली से सर हिलाया और बोली, चलो चाय लेकर जाती हूँ। नीलम ने खुश होकर दरवाजे की ओर देखा, जहाँ बाहर एसपी शुभम इंतजार कर रहा था। सरिता जी बरामदे में आई तो देखा शुभम कुर्सी पर बैठा बेचैनी से पहलू बदल रहा था, जैसे किसी बड़े दबाव में हो। वो चाय की ट्रे लेकर आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, लीजिए चाय पीजिए। सरिता जी ने जैसे ही चाय की ट्रे मेज पर रखी थी, शुभम ने हाथ उठाकर इनकार कर दिया। उसकी नज़रें सख्त थीं। मुझे चाय नहीं चाहिए। वो सीधा सरिता जी को देखकर बोला, मैं यहाँ सीधी बात करने आया, लेकिन आप मुझे छोड़कर अंदर चली गई। सरिता जी ने हैरानी से उसे देखा। बेटा ये क्या तरीका है? इसमें भला नाराज होने वाली कौन सी बात है? आंटी तरीका साफ है। मैं कल ही नीलम से शादी करना चाहता हूँ, शुभम ने बेलचक अंदाज में कहा। जबकि शुभम का ये अंदाज सरिता जी के दिल को जोर से धड़का गया था। कल?
लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं अपने खानदान के बड़ों से बात करना चाहती हूँ, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। उसका अंदाज देखकर उन्हें न जाने क्यों एक बार फिर डर लगने लगा था। किस बात का वक्त आंटी? जब मैं आपके खानदान के बारे में सवाल नहीं कर रहा, आप मेरे खानदान के बारे में जानने की जिद नहीं कर रही, तो ये झमेले रखने की जरूरत ही नहीं। सीधी बात है, मैं जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ। जबकि दरवाजे के पास खड़ी नीलम दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता, इसीलिए इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है। सरिता जी ने बेयकीनी से नीलम की ओर देखा और आंखों में एक अजीब सी रोशनी लिए माँ को ही देख रही थी। लेकिन बेटा, इतनी जल्दबाजी में शादी? सरिता जी ने कुछ कहना चाहा, मगर शुभम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। मेरे माँ बाप की तरफ से मुझ पर बहुत दबाव है। वो चाहते हैं मैं किसी जमींदार घराने में शादी कर लूँ। अगर मैंने उन्हें वक्त दिया तो वो मेरी शादी करवा देंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं पहले ही शादी करके उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं शादी कर चुका हूँ, ताकि वो लोग चुप हो जाएं। जबकि सरिता जी के दिल में फिर से सवाल उठने लगे, ये लड़का इतना बेचैन क्यों है? इसकी इतनी जल्दबाजी की वजह क्या है? मगर साथ ही नीलम की आवाज़ दिमाग में गूंज रही थी, मम्मी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। सरिता जी ने फिर एक नज़र नीलम की ओर देखा, जो होंठ दबाए खड़ी थी, जैसे माँ की जबान से हाँ सुनने का इंतजार कर रही हो। बेटा, मैं। सरिता जी ने कुछ कहने के लिए जबान खोली, मगर फिर नीलम की आंखों की चमक देखकर रुक गईं। ठीक है, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सीरियस हो तो शादी कर ही लेते हैं। शुभम की आंखों में चमक आ गई। नीलम के होंठों पर भी एक दबी दबी सी मुस्कुराहट आई। फैसला हो चुका था, और यही फैसला एक जिंदगी के लिए बर्बादी का दरवाजा भी खोल चुका था। इस बीच अजीत का कॉल भी नीलम के फ़ोन पर आया था, लेकिन उसने पिक नहीं किया। उसकी नाराज़गी देखकर अजीत के होंठों पर एक दिल फरेब सी मुस्कान आई थी। ये लड़की हमेशा से जिद्दी है, लेकिन मुझे इसका ये जिद्दी अंदाज भी पसंद है। अभी तो फ़िलहाल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ से आकर तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा, और मुझे पता है मेरे सरप्राइज़ को सुनकर तुम खुशी से खिल उठोगी और सारी नाराज़गी भुला दोगी। स्क्रीन पर चमकती नीलम की तस्वीर को देखकर अजीत मन ही मन बातें कर रहा था। अगले दिन दोपहर के 3 बजने में कुछ ही पल बाकी थे। छोटे से बरामदे में शादी का इंतजाम कर दिया गया था। आज वो वर्दी में नहीं था, बल्कि आज उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी, जो उसकी पर्सनालिटी पर खूब जच रही थी। नीलम को भी उसकी सहेलियों ने तैयार कर दिया था। जेवर के नाम पर बस एक जोड़ी झुमका उसके कानों में था, मगर आज उसका चेहरा अलग ही दमक रहा था। खुशी और घबराहट दोनों एक साथ उसके चेहरे पर थे। नीलम, आखिर तूने ऐसे कौन कौन से व्रत रखे कि तुझे इतना खूबसूरत और अमीर पति मिल गया? उसकी सहेली आशा ने शरारत से कहा। अब तो हमें भी नीलम की तरह अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा, शायद हमारी किस्मत भी मेहरबान हो जाए, एक और सहेली ने हंसते हुए कहा। कमरे में कहे कहे गूंज उठे। नीलम ने शर्माकर सर झुका लिया। वो जानती थी उसके सपने पूरे हो रहे थे। वो एक नई दुनिया में कदम रखने वाली थी, जहाँ गरीबी और मायूसी की कोई जगह नहीं थी। उसी वक्त उसकी माँ अंदर कमरे में चली आई। चलो नीलम, फेरों का समय हो गया है, पंडित जी बुला रहे हैं। वो अपनी सहेली और माँ के साथ बाहर आई थी। उसे बहुत ही आराम से मंडप में बिठा दिया गया। सरिता जी के चेहरे पर अब भी एक उलझन थी, साथ ही साथ एक माँ की बेबसी भी थी, जो बेटी की जिद के आगे हार मान चुकी थी। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर चुके थे और हर मंत्र के साथ नीलम का दिल जोरों से धड़क रहा था। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हो रही थीं और वो शुभम के नाम होती जा रही थी। शादी खुशी खुशी संपन्न हो चुकी थी। सरिता जी ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बोझ से आज़ाद हुई हों। नीलम की किस्मत अब बदल चुकी थी। विदाई का वक्त आ पहुंचा। घर के छोटे से आंगन में नीलम की सहेलियां और मोहल्ले की कुछ औरतें जमा थीं। नीलम की नजरें बस अपनी माँ पर जमी थीं, जो खामोश खड़ी उसे देख रही थीं। आंखों में आंसू थे, मगर वो बर्दाश्त कर रही थी। मम्मी, नीलम ने कांपती हुई आवाज में कहा, और अगले ही पल वो अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। सरिता जी ने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया, जैसे उस पर आखिरी बार अपनी ममता निछावर कर रही हों। उनकी बेटी जो हमेशा उनके साथ रही थी, हर मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनी थी, आज एक नए घर जा रही थी, जहाँ न जाने उसके नसीब में क्या लिखा था। जा बेटी, खुश रहना, अपने घर को संभालना, अपने पति को खुश रखना। उनकी आवाज़ कांप रही थी। नीलम ने आखिरी बार माँ की गर्म हथेली को चूम लिया, फिर अपने छोटे भाई के पास आई। वो एक कोने में खामोश खड़ा था। नीलम ने उसका हाथ थामा। माँ का ख्याल रखना, सुन रहे हो? उसके भाई ने हल्के से सर हाँ में हिला दिया, मगर कुछ बोला नहीं। नीलम की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभाला। शुभम, जो काफ़ी देर से खामोश खड़ा था, अब आगे बढ़ा। चलें, उसने धीरे से कहा। नीलम ने एक आखिरी बार अपने घर को देखा, फिर कदम आगे बढ़ा दिए। गाड़ी में बैठते वक्त दिल जैसे किसी बजनी पत्थर तले दब चुका था।
गाड़ी आगे चल पड़ी और नीलम की आंखें खुद ब खुद पीछे मुड़कर घर को देख रही थीं, जो पल पल उससे दूर हो रहा था। अंदर एक सन्नाटा था। शुभम बिल्कुल खामोश था, उसका चेहरा भी खामोश था, आंखों में वो नरमी नहीं थी जो कल थी। नीलम ने एक दो बार उसकी तरफ देखा, मगर वो लगातार सामने देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। नीलम ने हल्का सा गला खनखारा, जैसे कुछ कहने का इरादा रखती हो, लेकिन फिर चुप हो गई। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। ये वही आदमी था जो कल तक इतनी बेताबी से शादी की जिद कर रहा था, मगर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उठा रखा हो। गाड़ी के अंदर सिर्फ खामोशी का राज था और नीलम को ये खामोशी अजीब लग रही थी। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने रुक गई। नीलम ने हैरत से शीशे से बाहर झांका। उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि वो ऐसे शानदार घर में दाखिल होगी। गेट खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो और भी हैरान हुई। एक बहुत बड़ा घर रोशनी से जगमगाता हुआ, बिल्कुल महल जैसा उसके सामने था। हर चीज अपनी कीमत खुद बता रही थी। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ उसने शुभम की ओर देखा, जो खामोशी के साथ बैठा था, जैसे कुछ महसूस ही न कर रहा हो। गाड़ी रुकी और एक नौकर आगे बढ़ा। शुभम खामोशी से नीचे उतरा, जबकि नीलम का दिल धड़कने लगा। ये है मेरा घर, उसने बेयकीनी से खुद से कहा। घर के अंदर का मंजर और भी शानदार था। बड़ी बड़ी दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स लगी थीं। फर्श पर नरम मुलायम कालीन थे और रोशनियों की चमक से पूरा माहौल जगमगा रहा था। नीलम की आंखों में हैरत थी। चलो अंदर, शुभम ने छोटे से शब्दों में बात पूरी कर दी और आगे बढ़ गया। नीलम उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो उसे लेकर बड़े से कमरे में आया, जो शायद उसका बेडरूम था। कमरा भी इतना शानदार था कि नीलम के कदम रुक गए। दीवारों पर सफ़ेद और सुनहरे रंग का पेंट, कीमती फानूस, नरम बिस्तर और हर चीज महंगी से महंगी सजी हुई थी। शुभम ने खामोशी से अपना कोट उतारा और सोफे पर रख दिया, फिर घड़ी खोलने लगा। नीलम ने खुशी से उसकी तरफ देखा और बच्चों जैसी मासूमियत से चहककर बोली, आज तो आपने मुझे देखा भी नहीं और मेरी तारीफ भी नहीं की। शुभम ने एक पल के लिए सर उठाकर उसकी ओर देखा, मगर वो एक नज़र ऐसी थी जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो, जैसे उसे उसकी मौजूदगी भी गवारा न हो। क्या हो गया है तुम्हें? वो जहर में बुझी आवाज में बोला। क्यों बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो? नीलम का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो तो खुशी से उससे बात करना चाहती थी, मगर शुभम के अंदाज में इतना ठंडापन क्यों है? मैं तो बस आपसे बात कर रही थी, उसने हिचकिचाकर कहा। शुभम ने तंजिया हंसी हंसकर उसके सरापे को गौर से देखा, ऐसी नज़र जो नीलम के दिल में तीर की तरह उतरी। तुम बहुत अजीब हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा रहन सहन। मैंने सोचा नहीं था तुम इस तरह की होगी, वो बेजारी से बोला था, और नीलम को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मगर आपने तो कहा था कि आपको मेरी खूबसूरती पसंद आई है, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। शुभम ने गहरी नज़र उसके जिस्म पर डाली, ऐसी नज़र जिसने नीलम को अंदर तक शर्मिंदा कर दिया। वो अचानक दुपट्टे को मजबूती से थाम कर पीछे हट गई, आंखों में आंसू भर आए। ये सब तुम्हारी गलतफहमी थी। एक अजीब सी नज़र उसके वजूद पर डालता हुआ वो बाथरूम की ओर बढ़ गया। बाथरूम से आया तब भी वो हैरान और परेशान खड़ी थी। वो अपने शर्ट के बटन खोलता हुआ उसके करीब बढ़ा। अब इतनी हैरान क्यों हो? खैर, कुछ देर के लिए सारी परेशानी अपने दिमाग से निकाल दो। जो भी हो तुम मेरी पत्नी हो और आज शादी की पहली रात है। मेरा मन तो नहीं कर रहा तुम्हारे इस भारी भरकम वजूद को अपनी बाहों में लेने का, लेकिन खैर जो भी हो, अपने मचलते जज्बातों को थोड़ा सुकून तो दे ही सकता हूँ। ये कहकर उसने अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर रखी थी और खींचकर उसे अपनी बाहों में कस लिया। वो उसकी बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन निकल न सकी और धीरे धीरे वो उससे अपना हक वसूल करता चला गया। उसके हर अंदाज में एक बेदर्दी और एक बेगानापन था। नीलम को उसके किसी भी अंदाज से मोहब्बत झलकती नजर नहीं आ रही थी। वो सिर्फ उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा था। वो उसे जुनून में भरकर तकलीफ भी पहुंचा गया, और जब नीलम के होंठों से सिसकी निकली तो उसने बेदर्दी से उसकी सिसकियों को दबा दिया। जज्बातों का तूफान थमा तो शुभम ने उसे खुद से दूर झटक दिया और उठकर बैठ गया और उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। वैसे तो देखने में अच्छी खासी मोटी हो, लेकिन उतनी ही हॉट हो। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। उम्मीद करता हूँ तुम मेरे लिए लकी साबित होगी। ये कहकर शुभम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुका था और नीलम वहीं बैठी रह गई। आंखों में हैरत, तकलीफ और बेयकीनी के आंसू थे। वो तो समझ रही थी आज उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है, मगर ये तो कुछ और ही हो गया था। उसने अजीत जैसे हीरा इंसान को छोड़कर इस पत्थर इंसान से सर फोड़ा था, तो लहू लुहान तो होना ही था। अजीत जो उसकी जरा सी चोट पर तड़पता था, उसे ऐसे संभालता जैसे वो कोई नाजुक सी डोर हो,
और उसने उसे एक झटके में सारे रिश्ते तोड़कर इस पत्थर दिल इंसान को चुना था। और जो गलती वो कर चुकी थी, शायद अब इस गलती की कोई भरपाई भी नहीं थी। वो इंसान तो उसकी तरफ मोहब्बत से देखता भी नहीं था, और ऐसी बातें, ऐसी नजरें उसकी समझ से बिल्कुल परे थीं। रात भर वो आंसू बहाती रही और न जाने कब नींद की आगोश में चली गई। दर्द, बेबसी और जिल्लत का एहसास उसके दिलो दिमाग पर हावी था। जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल का जो ख्वाब उसने बांधा था, वो पल तो बेबसी और दर्द से बदल गया था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी जब अचानक किसी के झंझोड़ने पर उसकी आंख खुली थी। उसने चौंक कर ऊपर देखा, शुभम खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी खामोशी और हाथों में घड़ी बांधते हुए बोला, उठो, हमें फौरन निकलना होगा। उसने दो टूक अंदाज में कहा। नीलम ने हैरान होकर उसे देखा। क्या? लेकिन कहाँ? हनीमून पर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, शुभम ने बहुत ही सपाट अंदाज में जवाब दिया और अपना फोन देखने लगा, जबकि नीलम का दिमाग एक पल के लिए पत्थर हो गया। वो हैरानी से उसे देखने लगी। क्या? हनीमून, स्विट्जरलैंड? मगर इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? शुभम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तंजिया अंदाज में कहा, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे पास सब कुछ हो सकता है। तुम परेशान मत हो, हम आज ही निकल रहे हैं। नीलम के दिमाग में सवालों की बौछार हो गई। मगर पासपोर्ट, वीजा? मैंने तो सुना है इन चीज़ों में वक्त लगता है, उसने उलझे हुए अंदाज में कहा। शुभम ने कंधे उचकाए। मैं सब देख लूंगा, तुम बस तैयार हो जाओ। नीलम को अजीब सा महसूस हो रहा था, इतनी तेजी से सब कुछ। कल शादी हुई और आज हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड। वो टूट गई थी, लेकिन वो खामोश हो गई, क्योंकि अब सवाल करना बेकार था। कुछ पल सोचने के बाद बोली, ठीक है, लेकिन मैं पहले अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। शुभम ने लापरवाही से कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं छोड़ आता हूँ। नीलम जल्दी से तैयार हो गई। सरिता जी ने जैसे ही दरवाजा खोला और अपनी बेटी को देखा तो खुशी और उदासी के मिले जुले जज्बात चेहरे पर आ गए। नीलम, वो अचानक उसे गले लगाकर बोली, कैसी हो मेरी बच्ची? नीलम ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। मम्मी, बहुत खुश हूँ। आपको पता है, हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। वो अंदर घर में दाखिल होते हुए बोली, जबकि सरिता जी के चेहरे से खुशी गायब हो गई। स्विट्जरलैंड? वो भी इतनी जल्दी? उनकी आवाज़ में चिंता थी। हाँ मम्मी, हनीमून के लिए, नीलम ने खुशी से बताया। सरिता जी ने बेचैनी से उसे गौर से देखा, जैसे उन्हें कुछ गलत महसूस हो रहा हो। बेटा, ये सब कुछ अजीब है, इतनी जल्दी सब कुछ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नीलम ने उनके हाथ थाम लिए। मम्मी, आप बेकार में बहम पाल रही हैं। मम्मी, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर। आप देखेंगे मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सरिता जी की आंखों में अब भी परेशानी थी। बेटी, खुशी दिल से महसूस होती है, जबरदस्ती नहीं। जब से तुम्हारी विदाई की है, दिल को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। न खुशी हो रही है, न सुकून। नीलम को लगा जैसे उसकी माँ उसकी खुशी में खुश होने को तैयार नहीं। वो थोड़ा नाराजगी से बोली, मम्मी, आप बस मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें, सब ठीक हो जाएगा। सरिता जी ने गहरी सांस ली, मगर चुप हो गई। उनके दिल की बेचैनी कम न हुई, मगर बेटी की जिद के आगे खामोश हो गई थी। रात के वक्त शुभम उसे लेने आया। नीलम और शुभम घर पहुंचे तो नीलम के दिल में अब भी एक अजीब सा एहसास था, मगर वो खुद को बहलाने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है। मगर कहीं ना कहीं सरिता जी की बेसुकूनी भरी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। अगले दिन एयरपोर्ट की चमकती हुई रोशनी में सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन नीलम के दिल में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। पूरे सफर के दौरान शुभम ने एक बार भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। वो या तो खिड़की से बाहर देख रहा था या अपने फोन में बिजी रहा। नीलम को अजीब लग रहा था, मगर उसने सोचा शायद थकावट की वजह से वो इतना खामोश है। कुछ ही देर बाद वो स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर कदम रखते हुए स्विट्जरलैंड में प्रवेश कर चुके थे। बड़े बड़े टावर्स, लोगों की भीड़ और एयरपोर्ट का शानदार अंदाज, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो एक कार में बैठकर होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल भी बहुत शानदार था, कमरा बहुत बड़ा था। नीलम ने जैसे ही अंदर कदम रखा वो हैरान रह गई। वाह शुभम, कितना खूबसूरत कमरा है। उसने चहकते हुए शुभम की ओर देखा, लेकिन वो अब भी अपनी आदत के अनुसार खामोश था। कुछ देर आराम कर लो, उसने धीरे से कहा और खुद बाहर चला गया। वो थकी हुई थी, इसलिए सोने के इरादे से लेट गई। शाम ढल चुकी थी जब नीलम की आंख खुली। शुभम भी आ चुका था। वो अलमारी के पास खड़ा था। उसे उठता देखकर शुभम ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। जाओ, नहा धोकर ये कपड़े पहन कर आओ। नीलम ने हैरानी से पैकेट को पकड़ा, लेकिन फौरन ही खुश हो गई कि शायद उसके लिए कोई खास ड्रेस होगा। वो पैकेट लेकर खुशी खुशी बाथरूम चली गई। जैसे उसने कपड़े निकाले, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ऐसे कपड़े तो उसने कभी भी नहीं पहने थे। उसके दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट पैदा हुई, मगर फिर उसने खुद को समझाया, शायद यही यहाँ के तौर तरीके हैं।
और आखिर पति ने कहा है तो पहन लेना चाहिए। वो शर्माते हुए कपड़े पहनकर बाहर निकल आई, मगर जैसे ही उसकी नज़र कमरे में गई उसकी सांसें रुक गईं। सामने शुभम नहीं था, बल्कि एक लंबे कद का हबसी आदमी खड़ा था। नीलम की आंखों में डर छा गया। वो हड़बड़ाकर पीछे हटी और जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और टूटी फूटी हिंदी में बोला, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आया हूँ। शुभम ने तुम्हें बताया नहीं? नीलम के पैरों के नीचे से तो जमीन निकल गई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने पति के साथ आई हूँ। वो आदमी हंस पड़ा, जैसे उसे उसकी बात मजाक लगी हो। उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कुछ भी नहीं जानना। फौरन यहाँ से निकल जाओ। नीलम की आवाज़ तेज हो चुकी थी। वो आदमी सर झटक कर आगे बढ़ा। तमाशा मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है। जैसे ही वो आदमी उसके करीब आया, नीलम ने चीख मार दी। उसकी चीख पर आदमी को गुस्सा आया और वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर आ गया। नीलम की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। वो पर्दे के पीछे सहमी खड़ी थी। दिल डर के मारे कांप रहा था। शुभम कहाँ था? उसके दिमाग में सवाल आए, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब वो क्या करे। कमरे में खामोशी थी और वो रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। थोड़ी देर बाद झटके से दरवाजा खुला और शुभम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में बही ठंडापन जो नीलम पिछली रात से देख रही थी। उसे देखते ही नीलम गुस्से से आगे बढ़ी और उसका गिरेबान पकड़ लिया। ये क्या था? वो चीख पड़ी। और ये कौन था? शुभम ने झटके से उसके हाथ हटाए और एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, ये दुनिया ऐसे ही चलती है मेरी जान। तुम्हें लगा था कि तुम किसी शहजादे की मलिका बन रही हो। असल हकीकत तो ये है कि मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से नहीं बना, दूसरों को इस्तेमाल करके बना हूँ। और अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। नीलम की आंखें हैरत और डर से फैल गईं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे धोखा देकर यहाँ लाए हो। खामोश, एकदम खामोश, शुभम ने सख्ती से कहा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं? अगर तुम मेरे कहने पर न चली तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। और तुम सोच भी नहीं सकती एक अकेली औरत का इस शहर में क्या अंजाम होगा। तुम्हें ऐसा ही बनने में देर नहीं लगेगी। जबकि नीलम के पैरों से जान निकल चुकी थी। और तभी वो हबसी आदमी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वो वहां से भागने लगी, लेकिन दो मजबूत हाथों में जकड़ ली गई। धीरे धीरे उसके वजूद पर एक अंधेरा सा छाता चला गया और उस रात उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शुभम का यही तो काम था, मासूम भोली भाली लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें विदेश लेकर आना और उनसे पैसे कमाना। अब उसका निशाना नीलम बनी थी, जो सारी जिंदगी इस दर्द में बिताने वाली थी। लगभग 15 दिन वो इसी तकलीफ में रही। रोज रात को एक नए मर्द के साथ एक नया दर्द और नई तकलीफ से गुजरती थी। अब कहीं जाकर उसकी वापसी हुई थी। नीलम की आंखों में थकान और चेहरे पर बेचैनी थी। वापसी पर जब वो एयरपोर्ट पर अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगी तो शुभम ने खामोशी से सर हिला दिया, लेकिन वार्निंग देना नहीं भूला था। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना। एक शब्द भी जबान से निकाला तो तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई इस दुनिया में सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। और नीलम डर से अंदर तक कांप उठी थी। उसने चुपचाप आंखों में आंसू भरकर सर हाँ में हिला दिया और शुभम के होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट फैल गई। वो जानता था नीलम के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो उसका मुकाबला कर सके। नीलम बस कुछ पल के लिए सुकून चाहती थी और उसे यकीन था वो खुद जल्दी ही वापस आ जाएगी। जब नीलम अपने माँ के दरवाजे पर पहुंची तो सरिता जी ने जैसे ही बेटी को देखा वो हैरान रह गई। नीलम की रंगत पीली पड़ चुकी थी, होंठ सूख चुके थे। वो पहले जैसी चमक दमक वाली नीलम नहीं लग रही थी। नीलम, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सरिता जी ने घबराकर उसका चेहरा थाम लिया था। नीलम ने जबरदस्ती एक हंसी होंठों पर सजा ली। कुछ नहीं मम्मी, बस सफ़र की थकान है। वहाँ का मौसम भी कुछ अच्छा नहीं था, शायद इसी वजह से कमज़ोर लग रही हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे सब नज़र आ रहा है। सरिता जी की आंखों में चिंता थी। क्या कोई बात हुई है वहाँ? शुभम तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करता? नीलम ने अपनी माँ से नजरें चुराते हुए सर झुका लिया। हाँ मम्मी, वो बहुत अच्छे हैं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए चेहरा मुरझा गया है। आप परेशान ना हो, मैं माँ हूँ नीलम, मुझे सब नजर आता है। तुम्हारी आंखों में जो खामोशी है वो चीख चीख कर कुछ और ही कह रही है। सरिता जी ने उसके बाजू थाम ली। मुझे बताओ क्या बात है? नीलम ने गहरी सांस ली और आंखों के आंसू छुपाने लगी। कुछ नहीं मम्मी, बस आप प्रार्थना करें सब ठीक हो जाए। सरिता जी ने बेयकीनी से अपनी बेटी को देखा, मगर नीलम ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनकी बाहों में छुपने की कोशिश की और सरिता जी चाहते हुए भी उसे बता न सकी कि उसके जाने के बाद अजीत आया था और उसकी शादी की खबर सुनकर वो बुरी तरह टूटकर बिखर गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शुभम दरवाजे पर मौजूद था।
नीलम चलें। नीलम ने एक पल के लिए अपनी माँ को देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर खामोशी से सर झुका लिया और अपनी माँ से लिपट कर बोली, मैं चलती हूँ मम्मी, फिर मिलूंगी। सरिता जी ने बेबसी से बेटी को विदा कर दिया, मगर उनके दिल में एक अजीब सा तूफान था। लगभग 1 महीने के बाद रात का सन्नाटा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और जमीन पर बिछी चटाई पर एक लड़की बैठी थी, जो कभी एक चमकदार भरे भरे शरीर की जिंदगी से भरपूर लड़की हुआ करती थी। आज वो अपनी ही परछाई लग रही थी। वो सूख कर कांटा हो चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे साए थे, होंठ बेरौनक थे और जिस्म हड्डियों का ढांचा रह गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने जो गलतियाँ की उनकी सज़ा तो काट रही हूँ ना। अब बस कर दे मेरे भगवान, बस कर दे। मैं नहीं सह सकती ये दर्द, ये तकलीफ़, ये गंदगी। मैं इंसान हूँ या कोई चीज़ जिसे हर रोज़ किसी न किसी दरिंदे के आगे डाल दिया जाता है। सिसकते हुए वो अपने भगवान को याद कर रही थी। मैंने क्या सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में और क्या हो गया? मैंने क्या पाप किया था कि तूने मुझे ऐसे लोगों के हवाले कर दिया? मेरी रिहाई का कोई रास्ता निकाल दे भगवान। बस एक बार मुझे इस नर्क से निकाल दे। मेरा दिल टूट चुका है, मेरा जिस्म थक चुका है, मगर मैं जानती हूँ तू मेरी मदद जरूर करेगा। वो बेबसी से अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपाकर रो पड़ी। दर्द की शिद्दत से उसका शरीर कांप रहा था। सुबह की रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। जब शुभम अंदर आया, नीलम अब भी चटाई पर सुकड़ी सिमटी बैठी थी। रात के आंसू अब भी उसके चेहरे पर थे। शुभम ने लापरवाही से सिगरेट सुलगाते हुए कहा, आज तुम्हें 2 नए ग्राहक के पास जाना है, मोटी रकम देने को तैयार है? नीलम ने सर झुका लिया, हमेशा की तरह खामोश हो गई। उसके पास कहने को कुछ था ही कब, ना ही इज्जत थी जो कब की खाक हो चुकी थी। अब बस एक छत थी, माँ और भाई की जिंदगी थी जो इस बेदर्द इंसान की मुट्ठी में थी। लेकिन आज शायद उसकी किस्मत बदलने वाली थी। जो भगवान के सामने रो रोकर प्रार्थना की थी, वो खाली नहीं जाने वाली थी। उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देता। रात के 12 बजे रेड रंग के नाइट ड्रेस में लिपटी वो बहुत मजबूर सी बैठी थी। तभी बाहर से उसे 2 मर्दों के बातें करने की आवाजें आने लगीं। आज तो शुभम ने हद कर दी थी। 2 लोगों को एक साथ कमरे में भेज रहा था। बेबसी से उसके आंसू गालों पर बहने लगे। वो दोनों मर्द आपस में बातें कर रहे थे। एक मर्द शायद दूसरे को जबरदस्ती लेकर आया था, क्योंकि वो अंदर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। राकेश, ये तू मुझे कहाँ लेकर आया है? जबकि दूसरे मर्द की आवाज़ आई थी, एक बार चल तो सही। जो तू जोगी बना फिरता है ना, तेरे दर्द की दवा अब यही एक इलाज बचा है। दुनिया में एक ही लड़की पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। एक छोड़कर गई तो दूसरों की जुल्फों के साए में पनाह ढूंढ लो, गम खुद ब खुद हल्का हो जाता है। तू जानता है ना, मैंने सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है, उसके अलावा मैं किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और ये आवाज़ सुनकर नीलम का दिल धक से रह गया था। ये तो अजीत की आवाज़ थी। तू पागल है, ये मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं होती, बस दिमाग का फितूर होती है। एक बार उस लड़की को दिमाग से झटक कर दुनिया में फैली खूबसूरती को महसूस कर सब कुछ खूबसूरत लगने लगेगा। एक काम कर, तू अंदर जा, तब तक मैं जरा ताजा दम होने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो एक आंख दबाता हुआ अजीत को अंदर कमरे में धकेल कर पीने का सामान लेने चला गया। वो कुछ सोच समझ पाती कि तभी दरवाजा खुला और कदमों की आहट गूंजी थी और वो सहम कर खड़ी हो गई। जब सामने नजर उठाई, वो पत्थर की बन गई। सामने खड़ा कोई और नहीं बल्कि अजीत ही था। वही अजीत जिसकी मोहब्बत कभी उसके सपनों का हिस्सा थी। वही अजीत जिसकी बातों में कभी दुनिया की हर मिठास थी। वही अजीत जिसे वो अपनी नादानी के चलते बहुत पहले खो चुकी थी। आज वो उसके सामने खड़ा था, लेकिन जिस हाल में खड़ा था उसका दिल धक से रह गया। आज उसकी आंखों के नीचे हल्के थे, चेहरा पीला था, शरीर कमजोर पड़ चुका था। अजीत भी उसे देखकर पत्थर हो गया था। आंखों में बेयकीनी, लबों पर खामोशी। वो बस नीलम को फटी फटी निगाहों से देख रहा था। अब न वो भरा भरा शरीर था, न चेहरे पर वो रंगत थी, न लबों पर मुस्कान थी, न आंखों में वो चमक थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितनी कॉल्स की। मेरा एक बात का कहना कि खुद का वजन कम कर लो, तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई? वो थके हुए अंदाज में बोला। नीलम के आंसू बह पड़े, जबान सिल गई, शब्द खत्म हो चुके थे। तुम जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी उजड़ गई थी। मैं कहीं का न रहा। मुझे लगता था शायद तुम मुझसे नाराज हो, मगर ये सब क्या है? वो खामोश हो गई। अजीत ने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया। बोलो नीलम, ये सब क्या है? जबकि वो रोने लगी।
फिर धीरे धीरे हर जख्म, हर तकलीफ, हर जिल्लत एक एक करके उसकी जबान से निकलने लगे। वो सब बताती चली गई और अजीत सुनता चला गया। उसके चेहरे के हाव भाव सख्त होते जा रहे थे, मुट्ठियां भींचती जा रही थीं। पल भर को कमरे में खामोशी छा गई। फिर वो धीरे से बोला, परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज की रात तुम यहाँ आराम से रहो, सुबह तुम यहाँ से चली जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कहकर उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया और खुद कमरे से निकल गया। नीलम उसे जाते देखती रही, आंखों में उम्मीद और अविश्वास की चमक लिए। क्या वाकई ये उसकी ज़िंदगी बदल सकता था? मगर उसको लगा था ये सब बातें हैं, लेकिन इस बार बातें नहीं थीं, भगवान उसकी मदद करने वाले थे। ठीक एक हफ्ते बाद रात का समय था, हर तरफ सुकून था। फार्म हाउस के लंबे चौड़े हॉल में गार्ड्स अपने रूटीन के अनुसार चक्कर लगा रहे थे। शुभम अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक एक धमाका हुआ था। खिड़कियां लरजने लगीं, सायरन बज उठे। सिक्योरिटी गार्ड बदहवासी में उस तरफ दौड़ पड़े जहां आग के शोले बुलंद हो रहे थे। शुभम भी बौखलाकर उठा, घबराहट में दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। दिमाग में एक ही सवाल था कि अचानक क्या हो गया। उधर नीलम अपने कमरे में मौजूद थी। धमाके की आवाज ने उसे भी पत्थर कर दिया था। वो सहम कर दीवार से जा लगी। उसी वक्त खिड़की पर कोई हलचल हुई और वो चौंक कर उधर देखने लगी। रोशनी की झलक में उसे वो चेहरा नजर आया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अजीत! वो हैरान हुई, मगर खुशी और डर का मिला जुला भाव लिए वो खामोश खड़ी थी। अजीत ने एक पल बर्बाद किए बगैर हाथ जल्दी से आगे बढ़ाया। नीलम, जल्दी करो, वक्त कम है, हमें यहाँ से निकलना होगा। नीलम का दिमाग जैसे सुन्न हो गया था, मगर अजीत के मजबूत हाथों ने उसे तेजी से खींच लिया। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ और तुम्हारी माँ को भी, अजीत ने कहा। नीलम के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। दूसरी तरफ शुभम बौखलाहट में गार्डों को आवाज लगा रहा था, मगर जब नीलम के कमरे की ओर भागा तो वह वहां पहुंचकर उसके पैरों तले से जमीन निकल पड़ी। वहां नीलम नहीं थी। वो जोर से दहाड़ा, नीलम कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब न आया। अजीत नीलम को एक गाड़ी तक ले आया जहां सरिता जी और उसका छोटा भाई पहले से मौजूद थे। सरिता बेटी को सही सलामत देखकर रोने लगी। अजीत ने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था और अब वो उन्हें लेकर दूसरे शहर जा रहा था। नीलम ने माँ को तसल्ली दी, जबकि अजीत ने गाड़ी तेजी से दूसरे शहर की ओर मोड़ दी। शुभम के आदमी हर तरफ तलाश कर रहे थे, मगर वो तीनों बहुत दूर निकल चुके थे। नई जगह, एक नया आगाज और नीलम की जिंदगी का एक नया मोड़। शायद भगवान कुछ अच्छा करना चाहता था। यहाँ आकर नीलम की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। अजीत ने उसे एक नौकरी पर लगवा दिया था और उसकी जिंदगी को सेट करने के बाद ऐसा गायब हुआ कि मुड़कर नीलम की खबर नहीं ली थी। नीलम चुपके चुपके रोती थी। वह भगवान से बस अजीत के खुश रहने की प्रार्थनाएं करती। अजीत को अपने लिए मांग भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब वो अजीत के लायक नहीं थी। उसने जो गलती की थी, जो नादानी की थी, उसकी सजा उसे मिल चुकी थी और अब तो इस सजा का कोई अंत भी नहीं था। वो हमेशा अजीत को याद करते हुए, उसकी मोहब्बत के लिए तरसते हुए पूरी जिंदगी गुजारने वाली थी। बेटी के हालत से सरिता जी भी अनजान नहीं थी। एक दिन जब वो ऑफिस से घर आई तो वो उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गई। एक बात करनी है नीलम तुमसे। कहे मम्मी? अपने चेहरे पर आया पसीना दुपट्टे से साफ करते हुए बोली। भगवान ने जो किया अब उसको बदला नहीं जा सकता। शायद तुम्हारी नादानियों की सजा थी जो तुम अब तक झेल चुकी हो, लेकिन मुझे लगता है अजीत अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। तुम कहो तो मैं उससे बात। जबकि नीलम ने माँ के होंठों पर हाथ रख दिया। नहीं माँ, गलती से भी नहीं। अब ये बात अजीत के सामने मत कहना। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हो सकूँ। अगर उसने तरस खाकर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर लिया तो मैं पूरी ज़िंदगी उससे नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। मैं बहुत तकलीफ सह चुकी हूँ मम्मी, अब और सहने की हिम्मत नहीं। मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है। आंसू टूटकर गालों पर बहने लगे और सरिता जी खामोश हो गईं। और पूरे 2 महीने के बाद अजीत उसके सामने खड़ा था। हाथों में कुछ पेपर थे। ये क्या है? ये तलाक के पेपर हैं। शुभम से तुम्हें अदालत के जरिए तलाक दिलवा दी है और उसे उसके किए की सजा भी मिल चुकी है। उसने अपना मोबाइल खोलकर नीलम के सामने रखा, जिसमें उसके हाथों में हथकड़ियाँ थीं और पुलिस वाले उसे जीप के अंदर धकेल रहे थे। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन फिलहाल वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। और नीलम ने अपनी नज़रें झुका लीं। वो कितनी ही देर तक खामोश बैठा रहा, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हो, और फिर काफ़ी देर बाद बोला, नीलम, पिछले 2 महीने से मैंने हर रात जागते हुए गुजारी है। मेरी मोहब्बत, जिससे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता था, वो दागदार होकर मेरे पास लौटी है। मैं रोज़ रात को खुद को इस बात के लिए तैयार करता था कि मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपना लूँ, लेकिन मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है नीलम।
ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली थी और नीलम सांस रोके उसकी बातें सुन रही थी। वो आगे बोला, लेकिन नीलम, मेरे अंदर इतना हौसला भी नहीं कि मैं तुम्हें पाकर अब दोबारा खो सकूं। मैं अजीब से दो राहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ। न तुम्हें खोना चाहता हूँ, न तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, पिछली पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका और आखिर में मैंने यही फैसला किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। नीलम, तुम्हें दोबारा खोने का हौसला नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ तो धीरे धीरे मैं सारी पुरानी बातों को भूल जाऊँगा। जबकि नीलम ने अपनी गर्दन ना में हिलाई थी। नहीं अजीत, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने कमरे में भाग गई थी और अजीत बस उसे जाता देखता रह गया और थके थके कदमों से अपने घर वापस लौट गया। और फिर पूरे 6 महीने के बाद नीलम अजीत की दुल्हन बनी बैठी उसकी सेज सजाए बैठी थी, अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। उसकी किस्मत में क्या लिखा था उसे समझ नहीं आ रहा था। सरिता जी हद से ज़्यादा बीमार हुई और उन्हें लाइलाज बीमारी हो गई। उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश को मनवाने के लिए नीलम के आगे हाथ जोड़ दिए। अजीत तुझे सब कुछ जानने के बावजूद भी शादी के लिए राजी है, तो तू कदम पीछे मत खींच, मरती हुई माँ की बात मान ले और उससे शादी कर ले। और वो मजबूर हो गई थी। वो जानती थी कभी भी अजीत उससे पहले जैसी मोहब्बत नहीं दे सकेगा, लेकिन वो माँ के आगे मजबूर थी। और जब अजीत कमरे में दाखिल हुआ तो वो उससे नजरें नहीं मिला पाई थी। अजीत ने अब भी किसी दूसरी लड़की की तरफ कदम नहीं बढ़ाया था। मोहब्बत एक बार होती है और जब महबूब के मिलने की उम्मीद हो तब तो ये मोहब्बत और भी जोर पकड़ जाती है। अजीत भी नीलम के मुंह से हाँ सुनने के लिए बेचैन था। वो हैरान था, सब कुछ जानते भी वो नीलम को दिल से निकाल नहीं पाया था। नीलम को सोचकर, नीलम का एहसास करके उसके दिल को सुकून मिलता था। अजीत ने उसके हाथों को थाम लिया। नीलम, तुम्हारी जिंदगी में पिछले 1 साल में क्या हुआ वो अपने दिमाग से बुरे सपने की तरह निकाल दो। मोहब्बत में तो महबूब की बड़ी बड़ी गलतियों को भुला दिया जाता है, और तुम्हारे साथ तो जो कुछ हुआ वो तो तुम्हारे साथ जुल्म था। तुम तो मजलूम थी। मैं वादा करता हूँ मेरी तरफ से कभी तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम भूल कर भी गुजरे 1 साल के बारे में नहीं सोचेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये कहते कहते उसने नीलम के माथे को चूम लिया था। बहुत ही प्यार से उसकी ज्वेलरी उतारी थी और उसके वजूद में डूबता चला गया था। आज पहली बार नीलम को अजीत की संगत में सुकून मिला था, ऐसा सुकून जो उसकी रूह में उतर गया था। और बाकी अजीत ने कभी उसे पिछली जिंदगी का ताना नहीं दिया था। भगवान ने उन्हें 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की जिंदगी खुशहाल हो चुकी थी, जहाँ गम की कोई परछाई नहीं थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।